हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है पैथोलॉजी ऑफ लीवर। इस वीडियो में हम जितना भी लीवर से रिलेटेड पैथोलॉजी है, उससे रिलेटेड डिजीज है, सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लीवर के बारे में, इसका एनाटोमी का अलग वीडियो है, इसका फिजियोलॉजी, ब्लड सप्लाई, सबका अलग अलग वीडियो है। अभी हम पैथोलॉजी लेके आ रहे हैं, फिर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि माइंड में क्या हो जाए, रिव्यू हो जाए। जो एडल्ट लीवर होता है ना, वो पूरे ह्यूमन बॉडी का 2.5% ह्यूमन बॉडी वेट होता है। ठीक है, इसका मतलब कि कितना केजी होगा हमारे एडल्ट लीवर, तो 1.5 केजी, 1.5 केजी का होता है। इसमें मेनली जो ब्लड सप्लाई होता है वो दो तरह से होता है, एक तो पोर्टल वेन के द्वारा, एक हेपेटिक वेन के द्वारा। ठीक है, और ये मेनली क्या, इसका अगर फंक्शन की बात करें तो ये इसका मेन जो फंक्शन होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन, जितने भी चीज़ें हैं उसको सही करना। ठीक है, अगर कोई पूछे फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर क्या होता है, तो इसका जो हेक्सागोनल लोब्यूल्स होता है। जैसे कि लीवर है ना, जब लीवर को आप देखिएगा तो उसमें बहुत सारे इस तरह के लोब्यूल्स पाए जाते हैं। यही इसका क्या है, फंक्शनल यूनिट है। तो आप सोचिएगा हेपेटोसाइट क्या है, हेपेटोसाइट सेल है। जैसे कि बीच में यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रल वेन पाया जाता है। सेंट्रल वेन से इस तरह से प्रत्येक में साइनोसॉइड निकले रहेंगे। ठीक है, ये साइनोसॉइड का वॉल किस तरह से रहता है, फेनिस्ट्रेटेड रहता है, और इसमें इंडोथेलियम भी लीकेजिंग रहता है, मतलब उसमें भी होल रहते हैं। तो इस तरह से मेनली ये बना हुआ रहता है। और ये जो हमारे ये वाला पार्ट है ना, जिसको हम साइनोसॉइड कहें, इसके बगल में ही इस तरह से हेपेटोसाइट हमारा अरेंज रहता है। और हेपेटोसाइट ही क्या करता है, रिलीज करता है बाइल जूस को। ठीक है, यहाँ तक समझ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो ये हमारा लोब्यूल्स है, इसके पेरीफेरी पे मेनली 3% होते हैं। पोर्टल ट्रायाड, ये क्या होता है, आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, और ये बाइल डक्ट्यूल्स। ठीक है, ये सब पे प्रेजेंट होते हैं, जितने भी हेक्सागोनल है, जितने भी साइड है ना, सब पे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। साइनोसॉइड के बारे में क्या बताए कि साइनोसॉइड मेनली फेनिस्ट्रेटेड और डिसकंटिन्यू इंडोथेलियल सेल होता है। इसी में कफर सेल पाए जाते हैं। मैक्रोफेज, अगर कोई पूछे लीवर का मैक्रोफेज कौन सा है, तो वो हो जाएगा कुपफर सेल। ठीक है, इसमें एक और सेल पाया जाता है जिसको स्टेलेट या आईटीओ सेल कहा जाता है। ये मेनली कहाँ पाया जाता है, स्पेस ऑफ डीसी। अब स्पेस ऑफ डीसी आप भूल रहे हैं तो मैं रिवीजन करवा देती हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा सेंट्रल वेन है, ये साइनोसॉइड है, ये हमारा हेपेटोसाइट है। ये बीच में जो स्पेस होता है ना, इसी को कहते हैं स्पेस ऑफ डीसी, जिसमें मेनली हमारा स्टीलेट सेल प्रेजेंट होता है। और स्टीलेट सेल का काम क्या है, तो इसका दूसरा नाम आईटीओ सेल भी है। ये मेनली विटामिन ए को स्टोर करता है, और अगर इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए तो ये कोलाजन प्रोड्यूस करने लगता है मायोफाइब्रोब्लास्ट में चेंज होकर, जो मेनली ज़्यादा दिन तक जब हेपेटिक इन्फ्लामेशन रहता है ना, तो देखा हो जाता है। और ज़्यादा दिन हो जाए तो ये फाइब्रोसिस का में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये फाइब्रोसिस क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। सबसे पहला जो डिसीज इसमें डिस्कशन करना है वो है जॉन्डिस। जॉन्डिस में जाने से पहले ये आरबीसी का डिस्ट्रक्शन जान लीजिए, क्योंकि जॉन्डिस में क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। और जॉन्डिस में मेनली बिलिरुबिन लेवल क्या होता है, हाई होता है। तो बिलिरुबिन कैसे मिलेगा, तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होके। तो देखिए मेनली आरबीसी कौन सा मरता है, क्या जवान, नहीं, जो बुढ़े हो जाते हैं वो आरबीसी मेनली ये कन्वर्ट होते हैं बिलिरुबिन में। ठीक है, तो आरबीसी का जो मेन होता है वो कहाँ होता है, ग्रेवयार्ड, स्प्लीन में होता है। ठीक है, वहाँ पर ये आरबीसी क्या में तुझ जाता है, तो हेम और ग्लोबिन, क्योंकि आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में हेम रह जाता है, ग्लोबिन प्रोटीनस पार्ट है, तो वो प्रोटीन की तरह अमाइनो एसिड में तुझ के यूज हो जाता है। लेकिन हेम क्या है, वो नन प्रोटीनस पार्ट है, तो वो फर्दर क्या हो जाएगा, हेम ऑक्सीजनेज की मदद से चेंज हो जाएगा बिलीवर्डिन में, जो मेनली
ये ग्रीन कलर का होता है। बिलीवर्डिन रिडक्टेज कन्वर्ट हो जाता है अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन में। अनकंजुगेटेड जो बिलीरुबिन होता है ये लिपिड सॉल्युबल होता है और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, इसलिए इसको मेनली कॉम्प्लेक्स बना देते हैं एल्बुमिन से, ताकि ये हमारे लीवर के हेपेटोसाइट में जा सके। ठीक है, यहाँ पर कहाँ जाएगा? हेपेटोसाइट के ईआर क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, तो ये चला गया अंदर, लेकिन अंदर जाने के बाद जो हमारा बिलीरुबिन है वो बाहर ही रह जाता है, क्योंकि इसके साथ ये टाइटली बॉन्ड नहीं करता है। ठीक है, और अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन अंदर चल जाता है। अब ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बाहर फिर से वो ब्लड में ना चला जाए, इसके लिए एक लिगांडीन ये प्रोटीन होता है जिसको गामा प्रोटीन भी कहा जाता है, वो इसको बैक फ्लो से रोकता है। अब लीवर में क्या है, जो हेपेटोसाइट है उसमें एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं यूडीपी ग्लाइकोनाइल ट्रांसफरेज। ये मेनली अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को चेंज कर देता है कंजुगेटेड बिलीरुबिन में, जिसको दूसरा नाम है यूडीपी बिलीरुबिन। और ये जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। जो हमारा अनकंजुगेटेड था वो लिपिड सॉल्युबल था, और जो हमारा बाहर निकलता है वो क्या होता है? कंजुगेटेड वाटर सॉल्युबल। इसलिए हमें इसे अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड करना पड़ा ताकि हम इसको ईजिली बाहर निकाल सकें। अब ये जब कंजुगेटेड हो गया तो कैनालिकुलर प्रोटीन, जिसको MRP2 कहते हैं, उसके थ्रू ये कहाँ चला जाता है? हमारा बाइल कैनालिकुली में चला जाता है। ठीक है, यही हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप है, कंजुगेटेड बिलीरुबिन सेक्रेटेड इन बाइल। ठीक है, अब ये बाइल सेक्रेशन कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन में जाएगा। कैसे? तो पहले भी बता दिए थे। ये लीवर है तो इसे राइट तरफ और लेफ्ट तरफ से हेपेटिक डक्ट आता है, ये दोनों मिलके कॉमन हेपेटिक डक्ट बनते हैं। इधर से सिस्टिक डक्ट आता है, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलके वाइल डक्ट बनता है, कॉमन वाइल डक्ट। और फिर वो पीछे डिओड्रम से पीछे से वो चला जाता है पेनक्रियाज में, और पेनक्रिएटिक डक्ट के साथ मिलके बनाता है हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट, और ये ओपन होता है कहाँ पे? डिओड्रम में। तो इस तरह से डिओड्रम मतलब कि इंटेस्टाइन में बाइल जूस पहुँच गया। वहाँ पर बैक्टीरिया होता है गट का अपना, जो मेनली ग्लूकोकुरोनिडेज पे एक्शन करता है और इसको ईरोबिलिनोजेन में बदल देता है। ईरोबिलिनोजेन मेनली कलरलेस होता है। इसका जो 80% है वो बिलिनोजेन में कन्वर्ट होके फिक्कल के थ्रू बाहर आ जाता है। तो फिक्कल को हम स्टूल भी कहते हैं और इसका कलर होता है ब्राउन। 20% फिर से रीऑब्जर्व हो जाता है और यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है ईरोबिलिनोजेन की तरह, और इसका कलर होता है येलो। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो जॉन्डिस है ये मेनली हाइपरबिलिरुबिनिया के कारण होता है। तो सिर्फ हाइपरबिलिरुबिनिया नहीं, इसके साथ स्किन और स्क्लेरा येलो होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? इलास्टिन फाइबर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और ये जॉन्डिस है ना, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों का हाई होता है, ये नहीं कि सिर्फ एक हाई होता है। मतलब कि ये जो जॉन्डिस है इसमें कंजुगेटेड बिलीरुबिन भी हाई हो सकता है, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन भी हाई हो सकता है, या दोनों हाई हो सकता है। ठीक है, तो जो कंजुगेटेड है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट बिलीरुबिन, जो अनकंजुगेटेड है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। और ठीक है, तो इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनिया मतलब क्या हुआ? इसको जब अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनिया कहने का क्या मतलब हुआ? इसको कंजुगेटेड बिलीरुबिन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब ये जॉन्डिस है ना, वो मेनली देखिए हमारा लीवर है। मेनली तो आपको पता है ये जो RBC है वो लीवर के बाहर टूटता है, मतलब ब्लड में या लीवर या बोन मैरो के कहाँ पर टूटता है? रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल में टूटता है। तो या तो हो जाएगा जॉन्डिस का प्री हेपेटिक, मतलब हेपेटिक से पहले, या इंट्रा हेपेटिक या हेपेटिक मतलब कि लीवर में, या पोस्ट हेपेटिक लीवर से बाहर जाने के बाद ऑब्स्ट्रक्शन में। तो जो प्री जॉन्डिस या तो हमारा क्यों हो सकता है? ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन के बढ़ने के कारण, या अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन के बढ़ने के कारण, या दोनों के बढ़ने के कारण। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं
कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन के बढ़ने के कारण क्या होता है। उससे पहले हम डील करते हैं कॉजेज ऑफ जॉन्डिस। अभी आपने बिलिरुबिन का फॉर्मेशन देखा, तो आपने देखा बिलिरुबिन का कुछ पार्ट क्या होता है, लीवर के बाहर ही फॉर्मेशन हो जाता है, फिर बिलिरुबिन जाता है लीवर के अंदर और फिर बिलिरुबिन बाहर निकल जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो जॉन्डिस के 3 कॉज हो सकते हैं, या तो प्री हेपेटिक कॉज, दूसरा हेपेटिक या इंट्रा हेपेटिक कॉज, तीसरा पोस्ट हेपेटिक कॉज। ठीक है, तो एक एक करके डील करते हैं। प्री हेपेटिक में क्या होगा, देखिए मेनली अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है वो ब्लड में ही फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो प्री हेपेटिक मतलब कि वो लीवर में नहीं आ पाया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, तो इसके कारण क्या होता है, हेमोलाइटिक अनीमिया होता है। अब हेपेटिक कॉज में मान लीजिए कि हमारा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन आ गया, ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो इंजाइम होता है वो होगा ही नहीं, तो ये तो कंजुगेटेड नहीं होगा। ठीक है, तो डिफेक्ट क्या में हो सकता है, कंजुगेशन में हो सकता है, ठीक है, या ये स्क्रीशन नहीं हो पा रहा है, तो ये 2 कारण हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पोस्ट हेपेटिक कॉज, इसमें क्या होगा, इसमें भी इम्पेयर हो जाएगा क्या, स्क्रीशन ऑफ कंजुगेशन। ठीक है, और ये किसके कारण होगा, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे स्टोन आ गया, कैंसर हो गया पैनक्रियाज में या बाइल डक्ट में, जैसे कि बताती हूँ। अब इसको एक समरी दे देती हूँ। ये हमारा मान लीजिए क्या है, लीवर है, लीवर के बाहर क्या होता है, हेम टूथ के क्या बनता है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बन जाता है। ठीक है, प्री हेपेटिक में ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन हमारे लीवर के अंदर नहीं आ पाता है, बाहर में ही सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन लीवर में ब्लड में बढ़ा हुआ मिलता है। अब मान लीजिए हेपेटिक कॉज ये अंदर आ गया, अब जो इंजाइम है वो ही नहीं रहा, तो अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड बिलिरुबिन नहीं बनेगा, या मान लीजिए वो रहा लेकिन ये जो आउटफ्लो होता है केनालिकुली में वो नहीं हो पाया, तो ये हो जाएगा हमारा हेपेटिक कॉज। और पोस्ट हेपेटिक कॉज मतलब कि यहाँ से, जैसे कि आपको बताया था ना कि ये राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आता है, वाइल डक्ट आता है, उसके बाद क्या बनता है, वो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बनता है। तो ये सब में मान लीजिए कि ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, स्टोन आ गया, पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो गया, वाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो ये सब पोस्ट हेपेटिक में आता है। आशा ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि हाइपरबिलिरुबिनिया का कॉजेज क्या क्या होता है। ये 2 कॉज होते हैं, या तो बताया कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन या कंजुगेटेड बिलिरुबिन। अनकंजुगेटेड का सबसे पहले डील करते हैं। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन में क्या होता है, तो इसमें आप मेनली फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न देखिएगा, हेमोलाइटिक एनीमिया देखिएगा, डिफ्यूज हेपेटोसेलुलर डिजीज देखिएगा, सीगरल नजर सिंड्रोम और गिलवर्स सिंड्रोम, ये मेनली डील करना रहता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्या होता है ना, एक्स्ट्रा हेमोलाइटिक एनीमिया में ये क्या हो जाता है, आरबीसी बहुत यंग होता है, ये अनकंजुगेटेड में तो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इनएफिशिएंसी हेमेटोपोइसिस के कारण भी ये क्या होता है, इसका शेप सही नहीं होता है, ये भी मैक्रोफेज के द्वारा फिर से क्या हो जाता है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका क्या हो जाता है, हमारे ब्लड में अनकंजुगेटेड का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जॉन्डिस होता है। ठीक है, अब क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि फिजियोलॉजिक जॉन्डिस आपको न्यूबॉर्न में देखने को मिलेगा। अभी फिजियोलॉजिक जॉन्डिस क्या होता है, तो बेबी में पूरी तरह जो यूजीटी एंजाइम होता है ना लीवर के अंदर, वो नहीं रहता है, जिसके कारण हमारा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाता है। अब अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा हो गया तो ये क्या होता है, ब्रेन में भी चला जाता है। ब्रेन के किस पार्ट में, बेसल गैंग्लिया में, क्योंकि आपको पता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन क्या है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर है, मतलब कि ये ब्रेन का जो बैरियर है ना उसको क्रॉस कर सकता है, इसके कारण ब्रेन डैमेज होता है और इसके कारण बेबी का डेथ भी हो सकता है। तो इस टर्म को क्या कहते हैं, कर्निकटेरस, क्या, KERNICTERUS, कर्निकटेरस। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो फोटोथेरेपी के द्वारा करेंगे। ठीक है, अब बाकी जो टर्म है ना उसको मैं आगे डील करूँगी एक एक करके।
चलिए अब देखते हैं अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया। यहाँ पर तो मेनली मेन कारण देख लिए, अब वो होता कैसे है ये देखते हैं। तो अभी फिजियोलॉजिक जॉन्डिस के बारे में बताया कि इसमें क्या होता है, हमारा लीवर पूरी तरह मैच्योर नहीं कर पाता है, या इसमें क्या होता है, जो एंजाइम होते हैं वो सही से नहीं बन पाते हैं, एब्सेंस हो जाता है, जिसको हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस भी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या था, तो क्रीगलर नजर सिंड्रोम और गिलबर्ट सिंड्रोम, दोनों में क्या डिफरेंस है। जो क्रीगलर नजर सिंड्रोम है ना, इसमें यूजीटी का एक्टिविटी कम हो जाता है, वो जो एंजाइम था ना उसका एक्टिविटी कम हो जाता है। इसमें भी दो तरह का होता है टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में होता ही नहीं है यूजीटी, जिसके कारण मरना तय है। टाइप 2 में होता है लेकिन कम होता है। गिलबर्ट सिंड्रोम क्या था, तो इसमें मेनली डिक्रीज बिलिरुबिन ग्लोरुकिनेशन, जो वो बनता है ना अनकंजुगेटेड से कंजुगेशन, वो नहीं हो पाता है, लेकिन इसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये मेनली होता कब है, तो ये होता है जब इलनेस होता है, डायबिटीज होती है, मतलब एक्सरसाइज स्ट्रेस या फास्टिंग करते हैं ना, तो इससे ये एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो जो ये हमारा कौन सा है नजर सिंड्रोम है, उसको हम क्रिएट करते हैं फेनोबार्बिटॉन से। ठीक है, अब देखते हैं गिलबर्ट और नजर सिंड्रोम, तो इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो वही जो एंजाइम होता है उसके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरीके से हम नज़र और गिलबर्ट सिंड्रोम को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। गिलबर्ट सिंड्रोम मेनली हेमोलाइसिस के कारण होता है, क्योंकि स्ट्रेस ये सब लेने के कारण क्या होता है, मैक्रोफेज ब्लड को तोड़ देता है और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन में बदल देता है। ठीक है, लेकिन जो ये नज़र सिंड्रोम है, इसमें हेमोलाइसिस के कारण नहीं होता है, मेनली यूजीटी एक्टिविटी के डिक्रीज होने के कारण होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आते हैं कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया में। कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया में आपने क्या क्या देखा, तो बिलियरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, बिलियरी ट्रैक डिजीज जैसे कि प्राइमरी बिलियरी सिरहोसिस, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस, डुविन जॉनसन सिंड्रोम, रोटर सिंड्रोम। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये जो डुविन जॉनसन सिंड्रोम है ना, ये मेनली ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है। कैसा है, ऑटोजोमल रिसेसिव। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कंजुगेटेड में क्या क्या है, बिलियरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन। ये ऑब्स्ट्रक्शन स्टोन के कारण हो सकता है, या ट्रैक नैरो हो जाने के कारण हो सकता है, या कैंसर हो जाने के कारण होता है, या एक फ्लक है जिसका नाम है क्लोनोर्किस साइनेसिस, इसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। बिलियरी ट्रैक डिजीज में मेनली हम दो डिजीज के बारे में ये डिस्कस करेंगे, प्राइमरी बिलियरी सिरहोसिस और प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी बिलियरी सिरहोसिस के बारे में। ठीक है, जो बिलियरी ट्रैक डिजीज है ना, वो मेनली प्राइमरी बिलियरी सिरहोसिस और प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस के कारण होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्राइमरी बिलियरी सिरहोसिस। इसका शॉर्ट फॉर्म है PBC। इसको हम प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये थोड़ा देर बाद पता चलेगा, अभी थोड़ा सा इसके बारे में जानिए। ये क्या है, प्राइमरी बिलियरी सिरहोसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें जो T सेल है ना, वो अपने सेल को पहचान नहीं पाता है। कहाँ पर का जो वाइल डक्ट के चारों तरफ सेल होते हैं, उसको वो पहचान नहीं पाता और उसको अटैक कर देता है। तो इसे यही होता है हमारा बिलियरी सिरहोसिस में, जिसके कारण क्या होता है, जैसे कि ये हमारा मान लीजिए बाइल डक्ट है, यहाँ पर सेल हैं, ये सेल को मारने लगता है, जिसके कारण बाइल डक्ट क्या होते हैं, लीक करने लगते हैं ब्लड में या लीवर के अदर पार्ट में, जिसके कारण इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये इन्फ्लामेशन के सिम्टम कैसे होते हैं, जैसे कि कोलिएस्टेसिस और ऑब्स्ट्रैटिक जॉन्डिस में देखने को मिलता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। तभी क्या बोली थी आपको, प्राइमरी बिलियरी कोलिएंजाइटिस। इसका मतलब क्या होता है, कोलिएंजाइटिस मतलब बाइल डक्ट में इन्फ्लामेशन।
तो ये तो समझ में आ गया। चिरहोसिस, यही एडवांस एज में क्या होता है, धीरे धीरे इन्फ्लामेशन होने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो फाइब्रोसिस में चेंज होने लगता है, जिसके कारण चिरहोसिस हो सकता है। ठीक है, अब ये ऐसा होता क्यों है, तो या तो जेनेटिक, एग्जैक्ट कारण पता नहीं है, लेकिन या तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के कारण होता है, इन्वायरमेंट ट्रिगर के कारण होता है, या कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे कि ऑटो इम्यून हेपाटाइटिस और कौन सा, तो जोरेन सिंड्रोम, SYNDROMA सिंड्रोम के कारण होता है। ये मेनली फीमेल में ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू मेल। ये सभी केसेस में आप जो PVC जिसको भी होया हुआ है ना, उसमें आप देखिएगा कि PVCE2 एंड प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो PVC है ना, प्राइमरी बिलियरी चिरहोसिस या कोलेंजाइटिस, ये मेनली एंटीबॉडी बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जिसको PVCE2 कहते हैं। इसलिए क्या होता है ना, जब आप देखिएगा इसका ब्लड टेस्ट में, तो हमको AMA का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो PVC में हम क्या चेक करते हैं, तो AMA चेक करते हैं, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी, इसलिए कॉमन मार्कर एंटीबॉडीज कहलाता है। ये मेनली 90 से 95% पेशेंट में आपको दिख जाएगा। तो क्यों मेनली बाइल डक्ट सेल ही टारगेट होता है, तो इसके पीछे एक थ्योरी है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर मिमिक्री। इसका क्या मतलब हुआ, जो एंटीजन है ना, वो सिमिलर जो अदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसके जैसा बिहेव करता है, जिसके कारण हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो होता क्या है, जैसे कि बताती हूँ, जैसे कि मान लीजिए वाइल्ड डक्ट है, इसका अपना क्या है, एंटीबॉडी है, तो इसमें एंटीजन है, तो इसका कोई भी एंटीबॉडी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इसका अपना एंटीबॉडी होता है, तो कोई अटैक नहीं करेगा। लेकिन इसी की तरह मान लीजिए इस तरह का एंटीजन है, ठीक है, लेकिन ये रेड कलर का है और ये बाद में बन गया म्यूटेशन या कुछ के कारण किस कलर का बन गया, तो ब्लू कलर का बन गया, तो इसका अपना एंटीबॉडी अलग होगा, तो कंफ्यूज कर जाता है हमारा इम्यून सिस्टम और इसको मार देता है। इस तरह से मिल्ली देखने को मिलेगा। ये मिल्ली होता किसके द्वारा है, T सेल के द्वारा होता है, और ये क्या करता है, तो बाइल डक्ट के चारों तरफ जो सेल होते हैं उसको मार देते हैं, क्योंकि ये कैसा शो करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये प्रोटीन की तरह मिमिक्री शो करता है, सिमिलर टू PVCE2, जहाँ पर जो AMA प्रोटीन होता है ना वो अटैच होता है, जो मेनली सेल्फ तो होता नहीं है, लेकिन उसके अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके कारण कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस, तो आपको अगर इसके कॉम्प्लिकेशंस जानने हैं तो पहले वाइल में क्या क्या प्रेजेंट होता है उसको जानना पड़ेगा। वाइल में मेनली आपको देखने को मिलेगा, तो एक तो कंजुगेटेड बिलिरुबिन, दूसरा कोलेस्ट्रॉल, तीसरा वाइल साल्ट। ठीक है, तब इसके कारण कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आएंगे, मतलब कोई पेशेंट जिसको प्राइमरी बिलियरी चिरहोसिस होया रहा तो उसको में क्या क्या होगा, उसमें जॉन्डिस होंगे। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी किसके कारण होगा, कंजुगेटेड बिलिरुबिन, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या हो चुका है, लीवर को क्रॉस कर चुका है, बाइल डक्ट में प्रॉब्लम है ना, तो ये अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड बन चुका है। दूसरा कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के कारण क्या देखने को मिलेगा, तो जेंथोमा, जेंथोमा का स्पेलिंग लिख देती हूँ, जेंथोमास, इसमें क्या होता है, स्किन के अंदर मिले कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है। तीसरा प्यूराइटिस, ईचिंग होगा, क्या होगा, प्यूराइटिस, ईचिंग क्यों होगा, तो वाइल साल्ट के कारण। कभी कभी आपको जॉइंट पेन और आर्थ्रोपैथी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये हमारा PVC में जो बायोमार्कर है वो क्या है, तो अम्मा एंटीबॉडी क्या होंगे, एलिवेट हो जाएगा। और कभी कभी जो है ना ALP और GGT भी ब्लड वेसल में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, जो मेनली क्या का साइन है, लीवर डैमेज का, कौन, ALP और GGT। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो मेनली हम देते हैं अर्सोडियोऑक्सी
कोलिक एसिड। अब ये क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर देता है। दूसरा कोलिस्टेरामाइन, ये क्या करता है, ये बाइंड करता है कोलेस्ट्रॉल को और इसको कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल देता है। ठीक है। अगर डैमेज इम्यून सिस्टम को छोड़ के कोई और कारण से हुआ, जैसे कि ट्यूमर, ये सब के कारण, जैसे कि देखिए ये हमारा बिलियरी डक्ट है तो इसमें ट्यूमर हो गया तो इसके कारण भी तो सेल डैमेज होगा ना। तो इसको हम प्राइमरी नहीं, इसको हम सेकेंडरी बिलियरी कोलेंजाइटिस या चिरहोसिस कहेंगे। तो अब प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस होगा, तो प्राइमरी में आपको अमा एंटीबॉडी मिलेगा लेकिन सेकेंडरी में अमा एंटीबॉडी नहीं मिलेगा। तो आपको इस तरह से प्राइमरी बिलियरी चिरहोसिस समझ में आ गया। ठीक है। क्या क्या है ये ऑटोइम्यून लिवर डिजीज है। इसमें मेनली इन्फ्लामेशन कहाँ होता है, तो इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट में। फीमेल में मेनली ये ज़्यादा कॉमन है। कितना ईयर्स पे, 30 to 65 ईयर्स पे। अब चलिए डिस्कस करते हैं PSC, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस। इस डिजीज में क्या होता है ना, पहले इसका पूरा डिफिनीशन समझिए। क्या कह रहा है, स्क्लेरोसिस मतलब होता क्या है, तो स्क्लेरोसिस मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ टिश्यू। ठीक है। प्राइमरी मतलब क्या होता है, मतलब कि ये मेनली जो कोलेंजाइटिस है ये बाइल डक्ट के कारण ही होता है, कोई और कारण नहीं होता। सेकेंडरी मतलब जो बीमारी है ना वो उस जगह, जैसे कि मेरे को हार्ट में बीमारी है तो हार्ट मेरा इन्वॉल्व नहीं है, कोई दूसरा ऑर्गन इन्वॉल्व है जिसके कारण हार्ट में बीमारी हुआ, उसको सेकेंडरी कहेंगे। प्राइमरी जिसमें हार्ट खुद ही इन्वॉल्व हो। ठीक है। कोलेंजाइटिस, इन्फ्लामेशन इन द बाइल डक्ट। तो ये समझ गए इसमें क्या है कि हार्डनिंग ऑफ टिश्यू, जो बाइल डक्ट के कारण क्या हो जाता है, टिश्यू हार्ड हो जाता है। ये मेनली इंट्रा हेपेटिक और एक्स्ट्रा हेपेटिक दोनों होता है, लेकिन ज़्यादा एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट देखने को मिलता है। ठीक है। इसमें मेनली होता क्या है, जो डक्ट होता है ना वो डायलेट कर जाता है और उसमें फाइब्रोसिस बनने लगता है। तो ये मेनली फाइब्रोसिस बनता क्यों है, तो देखिए ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है। इसमें भी टी सेल क्या करेगा, अपने सेल को पहचान नहीं पाएगा जिसके कारण वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा सेल को, जो सेल मेनली प्रेजेंट है बाइल डक्ट के चारों तरफ, उसको ही मारने लगेगा। तो आप सोच रहे होंगे फिर तो आपने तो यही पढ़ाया प्राइमरी बिलियरी चिरहोसिस में, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। आगे चलिए आगे का करके डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। पहले ये जानने का कि फाइब्रोसिस होता कैसे। आपको पता है, अभी बताए थे थोड़ी देर पहले कि हमारा लीवर क्या होता है, इसका जो बेसिक है वो होता है लोब्यूल। जी, फंक्शनल यूनिट क्या होता है, लोब्यूल। इसमें बीच में सेंट्रल वेन होते हैं, यहाँ पे हर साइड में क्या होता है, ट्रायाड प्रेजेंट होता है, बीच में साइनोसाइड होते हैं, इधर हमारा क्या होता है, हेपेटोसाइट होता है, बीच में होता है स्पेस ऑफ डीसी। इसी स्पेस ऑफ डीसी में हमारा ITO सेल प्रेजेंट होता है, ITO सेल या अस्टिलेट अस्टिलेट सेल प्रेजेंट होता है। ये मेनली फैट स्टोर करता है या विटामिन ए को स्टोर करता है इसे। ठीक है। देखिए जब लीवर में इन्फ्लामेशन होता है ना, बहुत दिन तक, क्रोनिक का बात कर रही हूँ, तो इन्फ्लामेशन मेडिएटर ऑन हो जाता है, जो ये सब जो सेटेलाइट सेल है इसको स्टिमुलेट कर देगा। अब ये स्टिमुलेट होने से जो इसके अंदर जो फैट स्टोर है वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे लॉस हो जाएंगे। अब ये सेल अगर इससे कुछ, कोई भी इंसान है या कोई भी सेल है, अगर उससे कुछ लॉस हो रहा है तो वो गुस्सा हो जाएगा ना, मैं अपना लॉस क्यों सहूँगा। तो वो डेंजरस सेल हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है और वो क्या करने लगता है, अपने आप को मायोफाइब्रोब्लास्ट में चेंज करने लगता है। और उसके बाद मायोफाइब्रोब्लास्ट क्या करता है, लॉट ऑफ कोलाजन को सेक्रिएट करता है, जिसके कारण फाइब्रोसिस होता है। ये मेनली बेस्ट एग्जांपल है क्रोनिक हेपाटाइटिस में। ठीक है। ये बहुत अच्छे से समझ गए। तो अब ये है ना, फाइब्रोसिस होने लगता है डक्ट के अंदर। तो जैसे कि देखिए बताती हूँ, ये मान लीजिए हमारा लीवर है। ठीक है। ये हमारा डक्ट निकला, ये हमारा यहाँ पे गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, इस तरह से डक्ट है। तो ये इस डक्ट में क्या होता है ना, इस तरह से फाइब्रोसिस होने लगता है। ये ऐसा फाइब्रोसिस होता है ना कि लगता है जैसे कि बीडेड अपीयरेंस है। मतलब जब हिस्टोलॉजिकली देखेंगे ना तो ये जो रिंग ऑफ फाइब्रोसिस है वो ओनियन स्किन फाइब्रोसिस दिखेगा। इस तरह से ओनियन स्किन फाइब्रोसिस होता है ना, उस तरह का। और ये अपीयरेंस कैसा होगा, तो बीड लाइक, जैसे कि बीड होता है ना,
उस तरह का दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो और एक और बात, PSC इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलांजाइटिस। ठीक है, PSC है ना, इसको मेनली अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ भी देखा जाता है, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस भी क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज है। और इसको क्रोन डिजीज के साथ भी देखा जाता है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम रिलेटेड डिजीज है। मेनली PSC क्या है? हमारा ऑटो इम्यून डिजीज है। इसका मतलब जो T सेल है वो बाइल डक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। तो इसमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सेम बात तो हमारा प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में भी होता है। तो ऐसा क्या होता है कि इसमें क्या हो जाता है? टाइट फाइब्रोसिस होने लगते हैं। तो ये मेनली जेनेटिक के कारण होता है। ये तो उसमें भी होता था, लेकिन वहाँ जो प्राइमरी बिलियरी था उसमें माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता था, लेकिन यहाँ पर कौन इन्वॉल्व हो रहा है? HLA। ये क्या है? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये एक प्रोटीन मार्कर है जो मेनली अपने ये क्या करता है? अपने सेल को और दूसरे सेल को अलग करता है, लेकिन ये भी कंफ्यूज कर जाता है, जिसके कारण ये अपने सेल को ही मारने लगता है। ठीक है, तो जो पेशेंट हैं PSC, उनमें क्या मिलेगा? तो उनका अगर जब डायग्नोसिस करेंगे तो एक तो हल्ला HLA, B8 उनमें मिलेगा, HLA, DR3 मिलेगा, और क्या मिलेगा? HLA, DRW52 मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ और भी चीज़ मिलेंगे, जैसे कि एलिवेटेड हो जाएगा IgM, और इसमें एक प्रोटीन है जिसका नाम है पेरीन्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, ये भी हमारा ज़्यादा हो जाएगा। ये मेनली यहाँ इसमें है ना, जो हमारा न्यूट्रोफिल है ना, वो न्यूक्लियस पे अटैक करता है। टारगेट शायद कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस पे। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ जब एक्सरे कीजिएगा ना, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको गोल्डन लिंक मिला हुआ रहेगा, जो मेनली 80% पेशेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्या है? आप देखे थे इसके हिस्टोलॉजी में इसका कैसा अपीयरेंस था? तो बीड लाइक अपीयरेंस था। ठीक है, BEAD। हेपेटोसेल क्या होता है? धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। क्यों? तो क्योंकि जो सेल है वो मर रहा है, तो बाइल जूस क्या हो रहा है? बाइल जूस बाहर निकल रहा है, लीक कर रहा है, ब्लड में आ रहा है, लीवर में आ रहा है, तो इसके कारण डैमेज होने लगता है, और जिसके कारण चिरोसिस ये सब हो सकता है। ठीक है, चिरोसिस हो सकता है, स्क्लेरोसिस हो सकता है, लेकिन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो चिरोसिस में एंटीबॉडी ज़्यादा होगा, और जो प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलांजाइटिस है उसमें HLA एंटीबॉडी होगा। और ये क्या होता है ना, हमारा प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलांजाइटिस ये क्रोनिक लीवर में होता है, क्रोनिक फॉर्म है। ठीक है, और ये मेनली मेल में होता है, लेकिन जो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है वो फीमेल में ज़्यादा होता है। और जो हमारा प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलांजाइटिस है, इसके साथ साथ अल्सरेटिव कोलाइटिस भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब तो सिम्टम सेम होंगे जैसे हमने ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में देखा है। इसमें क्या होता है? प्यूराइटिस होता है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ होता है, इसके साथ ALP अल्कालाइन फॉस्फेट और GGT गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज भी बढ़ा होता है। ये दोनों के बढ़ने का क्या मतलब है? कि हमारा लीवर भी कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको जो होता है ना, जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ रहता है वो आपको कहाँ दिखेगा? तो वो यूरिन में दिखता है, जिसको बिलिरुबिनूरिया कहते हैं। ठीक है, यूरिन में बिलिरुबिन का ज़्यादा होना। तो आप सोच रहे होंगे ये जो हम यूरोबिलिनोजेन है वो क्यों नहीं ज़्यादा होता है? क्योंकि वो तो गट में फॉर्म होता है ना, लेकिन जब ये यूरिन में आएगा तो वो चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पेशेंट विथ PSC में क्या होगा? कंजुगेटेड बिलिरुबिन यूरिन में ज़्यादा मिलेगा और UVG कम मिलेगा। ठीक है, अब इसका हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो इसका डायग्नोसिस हम मेनली ERCP से करते हैं। अब ERCP क्या है? एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी होता है। ये मेनली जो बाइल डक्ट है ना उसके कंडीशन को चेक करता है। ठीक है, अब जिसको PSC होया हुआ है उसमें लीवर कॉम्प्लिकेशंस होंगे, फाइब्रोसिस होगा, बाइल डक्ट लीक करेगा, तो पोर्टल वेन में क्या आएंगे?
हमारा पोर्टल वेन कॉम्प्रेस करेगा, क्योंकि जितना उसका स्पेस होना चाहिए वहाँ पर तो बाइल जूस आ रहा है, बाइल डक्ट डायलेट हो रहा है, तो पोर्टल वेन क्या होगा, कॉम्प्रेस होगा, जिसके कारण पोर्टल हाइपरटेंशन भी देखने को मिलता है। अब पोर्टल हाइपरटेंशन है, जो ब्लड है या जो फ्लूइड है वो पीछे की ओर भाग रहा है, मतलब वो स्प्लीन में चला जाएगा, जिसके कारण लीवर में चला जाएगा, जिसके कारण हेपेटो स्प्लीनोमेगैली मतलब दोनों में फूल जाएगा, और जिसके कारण चिरहोसिस होंगे, क्योंकि इन्फ्लामेशन के कारण ही हमारा जो आईटीओ सेल है वो क्या होता है, चिढ़ जाता है। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो इम्यूनोसप्रेसेंट देंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन देंगे, लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे अगर एडवांस स्टेज हो जाए तो। ठीक है, यहाँ तक बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज समझ गए। अब समझते हैं हमारा कौन सा, डुविन जॉनसन सिंड्रोम और रोटर सिंड्रोम। तो कंजुगेटेड हमारा खत्म हो जाएगा। डुविन जॉनसन सिंड्रोम और रोटर सिंड्रोम ये दोनों मेनली किसके कारण होता है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन के बढ़ जाने के कारण होता है। तो डुविन जॉनसन सिंड्रोम में मेनली क्या होता है, तो इसमें आप देखिएगा कि इसमें मेनली जो केनालिकुली प्रोटीन है ना उसमें डिफेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर जब बात करेंगे रोटर सिंड्रोम में, तो जो बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब बिलिरुबिन बाहर नहीं निकल पाता है। डुविन जॉनसन सिंड्रोम में जो लीवर होगा वो पिगमेंटेड हो जाएगा। ठीक है, और पिगमेंटेड कहने का क्या मतलब है कि ब्लैक कलर का हो जाएगा। रोटर सिंड्रोम में कोई भी पिगमेंट नहीं होगा। और पिगमेंट इज इपिनेफ्रिन नॉट बिलिरुबिन। अगर पिगमेंट हो रहा है तो वो इपिनेफ्रिन के कारण हो रहा है, बिलिरुबिन के कारण नहीं हो रहा है। दोनों क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। मेनली जो हमारा डुविन जॉनसन सिंड्रोम है वो अनकॉमन होता है, और रोटर सिंड्रोम रेयर होता है। ठीक है, अब जब कोलिसिस्टोग्राम करेंगे तो ये जो हमारा डुविन जॉनसन सिंड्रोम है उसमें गॉल ब्लैडर नहीं दिखेगा, लेकिन रोटर सिंड्रोम में गॉल ब्लैडर ईजिली दिख जाएगा। ठीक है, क्लिनिकल फीचर की बात करें तो दोनों एसिम्टोमेटिक जॉन्डिस है। ठीक है, एज ऑफ ऑनसेट की बात करें तो जो डुविन जॉनसन सिंड्रोम है वो चाइल्डहुड से एडोलसेंस में आता है, और रोटर सिंड्रोम एडोलसेंस और अर्ली एडल्टहुड में आता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये जो डुविन जॉनसन सिंड्रोम है ना ये मेनली हेमोलाइसिस से रिलेटेड है, लेकिन रोटर सिंड्रोम हेमोलाइसिस से रिलेटेड नहीं है। तो चलिए एक एक करके दोनों के बारे में पूरी तरह पढ़ते हैं। तो सबसे पहले रोटर सिंड्रोम, ये मेनली क्यों होता है, तो या तो क्रोनिक आइसोलेटेड कंजुगेटेड अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया के कारण होता है, जिसमें कोई भी हेमोलाइसिस का कंडीशन नहीं है। इसमें होता क्या है, तो इसमें जो हमारा बिलिरुबिन है उसका एक्सक्रीशन क्या हो जाएगा, उसमें डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये एक वेनाइन कंडीशन है। इसमें और दूसरा कोई कारण बोले तो डिफेक्टिव हेपेटिक स्टोरेज, स्टोर भी सही से नहीं हो पाता है। लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे तो उसमें कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड दोनों लेवल क्या होगा, हाई रहेगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा डुविन जॉनसन सिंड्रोम है उसमें क्या होता है, केनालिकुली प्रोटीन क्या होता है, डिफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब और भी क्या देख सकते हैं अगर दोनों को डिफ्रेंशिएट करें तो जो डुविन जॉनसन सिंड्रोम है उसमें प्लाज्मा बीएसपी क्लियरेंस क्या शो करेगा, बाईफेजिक पीक। एक जो पीक होता है वो 45 मिनट पे और दूसरा पीक होता है 90 मिनट में। लेकिन रोटर सिंड्रोम में अगर देखेंगे तो उसमें इंक्रीज हो जाएगा बीएसपी का रिटेंशन। ठीक है, और वो कितना इंक्रीज होगा, तो 45 मिनट होगा, लेकिन इसमें कोई भी सेकेंडरी पीक देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ रोटर सिंड्रोम की बात करें तो जिसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है वो अपने आप सही हो जाता है। यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं हम रोटर सिंड्रोम, सॉरी डुविन जॉनसन सिंड्रोम। इसमें क्या देख रहे हैं, डिफेक्टिव कैनालिकुलर प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, MRP2 प्रोटीन, इसमें मेनली डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो लीवर कैसा दिखेगा, ब्लैक कलर का दिखेगा, डेंस पिगमेंट मेनली होंगे लाइजोजोम में। ठीक है, और इसमें क्या देख सकता है क्लिनिकल फीचर्स में, तो इसमें ये माइल्ड इक्टेरस में होता है, एसिम्टोमेटिक में। ये मेनली उन लोगों में ज़्यादा होता है जो प्रेग्नेंट हो या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हों। इसमें पेशेंट को कोई भी प्यूराइटिस नहीं होता है, लेकिन हेपेटोस्प्लेनोमेगैली देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि लीवर और स्प्लीन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। ठीक है,
ये मेल और फीमेल में इक्वल मात्रा में होता है। लेबोरेटरी टेस्टिंग तो वही ओरल कोलिसिस्टोग्राफी करेंगे, जो मेनली क्या विजुलाइज करेगा, बिलियरी सिस्टम को देखेगा। इसमें क्लॉथिंग सिस्टम 7 की डिफिशियंसी होगी। और भी क्या हो सकता है, और जो मेनली क्लॉथिंग सिस्टम क्लॉथिंग फैक्टर 7 है, उसकी डिफिशियंसी किन लोगों में देखा जाता है, तो जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है सेप, हार्दिक, जूइस, इन लोगों में मेनली ये ज़्यादा देखा जाता है। डायग्नोस्टिक फीचर की बात करें तो कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और अगर इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक हमारा समाप्त हुआ। अब आते हैं चिरहोसिस। चिरहोसिस कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो इसमें मेनली आपको ये देखना होगा कि ये इन द स्टेज है। इसमें मेनली लीवर क्या होता है, लीवर में जो आईटीओ सेल होता है वो पूरी तरह क्या करता है, अपने आप को मायोफाइब्रोब्लास्ट में चेंज कर लेता है, जो सेक्रिएट करता है कोलाजन, और जो बाद में फाइब्रोटिक हो जाता है, फाइब्रोटिक फाइबर बन जाता है, तो वो अपना नॉर्मल फंक्शन जो होता है वो करना बंद होता है। ये मेनली होता कहाँ है, तो लीवर के पैरेन्काइमल जो रीजनरेटिंग सेल हैं उनमें होता है, और ये नोड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये नोड लाइक स्ट्रक्चर भी दो तरह का होता है, माइक्रो और मैक्रो। 3 mm से कम होगा तो माइक्रो, 3 mm से ज़्यादा होगा तो मैक्रो। कभी कभी मिक्स भी देखने को मिलता है। तो इसके कॉजेज क्या क्या हैं, अल्कोहलिक लीवर डिजीज, वायरल हेपाटाइटिस, वायरल बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज और हेमोक्रोमेटोसिस। मोस्ट कॉमन कौन सा है, अल्कोहलिक लीवर डिजीज। तो चलिए पहले इसके बारे में एक एक करके डिस्कशन करते हैं जितने भी हैं। उससे पहले कुछ और भी कारण है, क्रिप्टोजेनिक या आइडियोपैथिक नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज जो कॉमेस्ट कॉज है। अगर पूछे कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज क्या है, तो कॉमेस्ट कॉज है। और मोस्ट कॉमन कौन होता है, अल्कोहलिक लीवर डिजीज। इसमें विल्सन डिजीज, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी भी देखने को मिलता है। अब आगे जाने के पहले इसमें जितने भी डिजीज हैं उसको एक एक करके हम चलिए अब देखते हैं फैटी लीवर डिजीज के बारे में, कि फैट के कारण लीवर में कौन कौन से डिजीज होते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, फैट के कारण 2 डिजीज होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, फैटी लीवर डिजीज। एक तो उन लोगों में जो अल्कोहल पीते हैं, और एक उनमें जो अल्कोहल नहीं पीते हैं। जो अल्कोहल पीते हैं उनमें कौन सा होता है, अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज होता है। और जो अल्कोहल नहीं पीते हैं उनमें कौन सा डिजीज होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये स्टेज वाइज चलता है। तो स्टेज वाइज चलने का क्या मतलब है, सबसे पहले होता है हमारा एस्टिएटोसिस। बताऊंगी सबके बारे में, ये सिर्फ पहले पढ़ लीजिए। स्टेज वाइज चलता है। सबसे पहले क्या होता है, एस्टिटोसिस। ठीक है, उसके बाद होता है एस्टिएटो हेपाटिसिस, TITIS। फिर होता है फाइब्रोसिस, और फिर होता है चिरहोसिस। ठीक है, सबसे अर्ली स्टेज में आपको एस्टियोसिस देखने को मिलेगा, सबसे इन स्टेज में चिरहोसिस देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक टर्म को पहले एक्सप्लेन करते हैं कि एक एक टर्म होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं एस्टिटोसिस क्या होता है। तो जब फैट लीवर में डिपॉजिट होने लगेगा तो उसको हम कहते हैं एस्टिएटोसिस। उसके बाद उसके कारण क्या होगा, इन्फ्लामेशन, जिसको कहते हैं एस्टियोहेपाटाइटिस। और इसके कारण क्या होगा, ज़्यादा दिन तक इन्फ्लामेशन रहेंगे तो उसके अंदर जो एस्टेलेट सेल हैं या आईटीओ सेल हैं वो एग्रेसिव हो जाएंगे और अपने आप को मायोफाइब्रोब्लास्ट में चेंज करेंगे और फिर कोलाजन सिक्रिएट करने लगेंगे, जिसके कारण फाइब्रोसिस होगा। और ये फाइब्रोसिस धीरे धीरे सेल के चारों तरफ होने लगेगा, जिसके कारण चिरहोसिस हो जाता है। ठीक है, ये मेनली होता क्यों है, तो ये होता है अलग अलग कारण है, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक में। तो एक एक करके डील करेंगे। सबसे पहले हम क्या डील करेंगे, अल्कोहलिक। उससे पहले हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा अल्कोहलिक है कौन सा नॉन अल्कोहलिक है। तो अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक में मेनली आपको AST ज़्यादा मिलेगा,
एस्पाराटेट ट्रांसएमिनेज, और नॉन अल्कोहलिक में ALT ज़्यादा मिलेगा, एलानिन ट्रांसएमिनेज। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आते हैं सबसे पहला क्या है, हम पढ़ेंगे अल्कोहल रिलेटेड लीवर डिजीज। नाम से ही क्या लग रहा है कि ये जो डिजीज हुआ है वो क्यों हुआ है, अल्कोहल के कारण हुआ है। अब अल्कोहल के कारण कैसे हुआ है, तो जो लोग बहुत दिन से अल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है, या जो लोग बहुत पहले अल्कोहल लेते थे लेकिन अब छोड़ दिए हैं, तो उन लोगों को मेनली ये अल्कोहल रिलेटेड लीवर डिजीज देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा लें, लेकिन लगातार ले रहे हैं, और ये जेनेटिक फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। तो ये इसमें होता क्या है, आपको पता है लीवर सेल जो हेपेटोसाइट होता है वो अल्कोहल को क्या में बदल देता है, तो अल्कोहल मेनली इथेनॉल होता है, उसको वो एसिटल्डिहाइड में बदल देता है। किसके मदद से, तो अल्कोहल क्या होता है हमारा इथेनॉल, इसको ये चेंज कर देगा एसिटल्डिहाइड में। किसके मदद से, तो साइटोक्रोम P450, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और कैटालेज की मदद से ये एसिटल्डिहाइड में बदल देगा। और ये एसिटल्डिहाइड ज़्यादा होकर फिर से ब्लड में जाएगा, तो हमें वही जो सिम्टम दिखते हैं, जो कहते हैं, जो ज़्यादा शराब पीने के बाद हो जाता है, नशा आ जाता है, लड़खड़ाहट आ जाती है आवाज़ में, ये सब होने लगता है। तो मेनली इसके लिए क्या ज़रूरत होता है, तो इसके लिए हमें ज़रूरत है कि जो NAD+ है इसको कन्वर्ट होना NADH में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे लीवर में NADH ज़्यादा हो जाएगा और NAD+ कम हो जाएगा। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कम होता है, जिसके कारण अब फैटी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे लीवर में बनने लगेगा, और लीवर कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ग्रीनिश दिखेगा, हैवी दिखेगा, टेंडर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में जैसे कि फीवर, न्यूट्रोफिल का बढ़ जाना, ऐसे कोई भी सिम्टम नहीं दिखेंगे, सिर्फ लीवर येलो हो जाएगा क्योंकि फैट डिपॉजिट हो रहा है। टेंशन नहीं लीजिएगा, वीडियो के लास्ट में सारे पिक्चर्स एक एक करके दिखाऊंगी, जिसके अगर एग्ज़ाम में पिक्चर दिया हो तो वो पिक्चर भी आपका इजली से कैच हो जाए। ठीक है, अभी थ्योरी समझिए। अब क्या हो रहा है, फैट डिपॉजिट हो रहा है, तो जो फैट डिपॉजिट होता है लीवर में उसी को हम हिस्टोलॉजिकली क्या कहते हैं, एस्टिएटोसिस। ठीक है, मतलब सिंपल ही भाषा में क्या कहेंगे, तो लीवर में फैट का डिपॉजिट हो जाना। ठीक है, ट्रीटमेंट में क्या है, तो सिंपल अल्कोहल का कंजप्शन ख़त्म कर दो क्योंकि ये स्टार्टिंग फेज है। ADH क्या था, तो ADH था अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या है, ये एक और चीज़ प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जो मेनली बना होता है क्या का, ऑक्सीजन का। इसका काम क्या है, तो ये मेनली क्या करता है ना, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो उसको तोड़ देता है हाइड्रोजन रेडिकल और सुपर ऑक्साइड रेडिकल में। तो ये जो ROS है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ये रिएक्ट करता है प्रोटीन से, DNA से, जो हेपेटोसाइट पे प्रेजेंट होते हैं, और जिसके कारण लीवर को सीरियस डैमेज होता है। ठीक है, अब ये जो हमारा एसिटल्डिहाइड प्रोड्यूस हुआ है, ये मेनली बाइंड करता है मैक्रोमोलिक्यूल्स मेम्ब्रेन से और उसके फंक्शन को रोकता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये धीरे धीरे क्या करने लगता है, सेल को डैमेज करने लगता है, जिसके कारण न्यूट्रोफिल, अब क्या हो रहा है, एस्टियोटेसिस का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके का ज़्यादा फॉर्मेशन के कारण धीरे धीरे क्या हो रहा है, वहाँ पर हमारा न्यूट्रोफिल आ रहा है, इम्यून सिस्टम आ रहा है, और भी उसको क्लीन करने के चक्कर में और ज़्यादा डैमेज कर रहा है सेल को, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो लीवर है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं अल्कोहलिक हेपाटाइटिस। तो अल्कोहलिक रिलेटेड लीवर डिजीज में पहला क्या देखने को मिला, एस्टिएटोसिस। दूसरा क्या देखने को मिला, अल्कोहलिक हेपाटाइटिस। इसका क्या मतलब हुआ, सिंपल नाम से ही समझिए, अल्कोहल के कारण
हेपा मतलब लीवर में इन्फ्लामेशन होना। और इसके साथ आप क्या क्या नोटिस कीजिएगा, तो उसमें आपको मेनली प्रोटीन देखने को मिलेगा। कौन सा प्रोटीन? तो मैलोरी, MALLORY, मैलोरी बॉडी देखने को मिलेगा। कहाँ? तो साइटोप्लाज्म ऑफ द हेपेटोसाइट में। ठीक है। और धीरे धीरे, लेकिन एक और बात है, अगर कोई इससे तुमसे पूछे ना कि इसका मैकेनिज्म क्या है, तो इसका जो रियल मैकेनिज्म है अभी तक किसी को पता नहीं चला है, अननोन है। ठीक है। अब अल्कोहलिक हेपाटाइटिस हुआ, जिसके कारण क्या होगा? अब बाइल जूस बाहर नहीं जा पाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आने लगेंगे, जिसके कारण क्या होगा? हेपेटोमीगैली हो जाएगा, हमारा लीवर फूलने लगेगा, और जिसके साथ पेन भी स्टार्ट हो जाता है। अब वहाँ पर न्यूट्रोफिल, ल्यूकोसाइटोसिस का अमाउंट क्या हो जाएंगे? बढ़ने लगेंगे। तो ब्लड में अगर खोजिएगा तो क्या होगा? न्यूट्रोफिल और ल्यूकोसाइट का अमाउंट बढ़ा हुआ मिलेगा अल्कोहलिक हेपाटाइटिस में। फिर धीरे धीरे स्कार टिश्यू वहाँ पे बनने लगेगा, जिसके कारण क्या हो सकता है? सबसे पहले जो स्कार होता है ना, वो सेंट्रल वेन में होता है। जब इसके हिस्टोलॉजी पढ़ाई थी तब बहुत अच्छा से समझाया था, फिर भी एक बार समझाने का प्रयास करती हूँ। आपको पता है जो फंक्शनल यूनिट होता है लीवर का, वो क्या होता है? हमारा लोब्यूल्स। लोब्यूल्स हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का होता है। अब ये लोब्यूल्स में क्या होते हैं? बीच में सेंट्रल वेन होता है। यहाँ पर इस तरह से हर कोना में क्या है? साइनोसॉइडल निकला हुआ है। साइनोसॉइड के बगल में क्या होता है? हमारा हेपेटोसाइट होता है, इस तरह से। ठीक है। अब ये जो हमारा ये जो लीवर है ना, ये साइनोसॉइड, इसको भी 3 जोन में बांटा गया है। ये आपको बीच में पता है क्या है? सेंट्रल वेन है। और यहाँ पर क्या रहता है? ट्रायाड रहता है, हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और वाइल डक्ट्यूल्स। ठीक है। अब जो हमारा हेपेटिक आर्टरी और वाइल पोर्टल वेन से ब्लड आ रहा है, दोनों एक ही जगह मिक्स हो रहा है। तो स्टार्टिंग में क्या है? बहुत ज़्यादा ब्लड होता है, उसके बाद थोड़ा कम ब्लड होता है, और फिर कम होता है। ब्लड कम नहीं होता है, उसमें जो ऑक्सीजन होते हैं वो कम होता है। तो ऐसे बांटा जाता है, इसमें बहुत अच्छा ये ऑक्सीजन है तो गुड ऑक्सीजन, फिर इसमें मॉडरेट ऑक्सीजन, और इसमें पुअर ऑक्सीजन। ठीक है। तो अब आप ही समझिए कि अगर ये ऑक्सीजन की कमी हुई या ब्लड की कमी हुई, या क्या हो गया किसी कारण बस ब्लड में ऑक्सीजन कम पहुंचने लगा, तो सबसे पहले कौन इफेक्ट होगा? जिसमें ऑलरेडी कम ऑक्सीजन पहुंच रहा है, तो ये सेंटर वाला पार्ट। तो ये ऐसी पूरा सेंटर क्या हो जाता है? चारों तरफ होता है, क्योंकि चारों तरफ इस तरह से निकल रहे हैं ना। तो इसको कहते हैं पेरी सेंट्रल फाइब्रोसिस, या पेरीवेनुलर फाइब्रोसिस स्टार्ट होता है सेंट्रल वेन के चारों तरफ। ठीक है। अब डैमेज हेपेटोसेलुलर, जो हमारा हेपेटोसाइट का सेल है, उसका डैमेज स्टार्ट होता है, जिसके कारण जो उसके अंदर इंजाइम्स हैं वो लीकेज करने लगते हैं, जैसे कि ALT, अलानिन अमीनो ट्रांसमेनेज, AST, एस्पाराटेट ट्रांसएमिनेज, ये सब मेनली क्या होने लगते हैं? एलिवेट होने लगते हैं। AST ज़्यादा एलिवेट होता है अल्कोहलिक हेपाटाइटिस में, अभी डिफ्रेंशिएट किए थे तो बताए थे। तो याद कैसे कीजिएगा? तो देखिए, अल्कोहलिक हेपाटाइटिस, ठीक है, अल्कोहल लोग ऐश की तरह करते हैं, ऐश करते हैं, कहते हैं ना हम तो शराब ऐश करने के लिए पीते हैं, तो ऐश से याद रखिएगा। और नॉन अल्कोहलिक में क्या होता है? सब तो अल्कोहल नहीं है पीते हैं, तो भी उनको ALT एलिवेट हो जाता है। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अब क्या हो रहा है, तो इनमें और भी चीज़ें एलिवेटेड मिलेगी, जैसे कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसएमिनेज। तो पेशेंट जिनको अल्कोहलिक लिवर डिजीज होता है ना, उनमें मेनली प्लेटलेट कम होता है, तो उसको क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो उनमें और भी सिम्टम क्या क्या देखेंगे? तो आपको पता है अगर लीवर डिजीज हो जाता है तो उनको इजी ब्लीडिंग होने लगता है, जैसे हल्का भी चोट लगता है तो वहाँ पे ब्रूसिंग हो जाता है, पेट फूल जाता है, लेग फूल जाता है, पेट फूल जाता है पानी भरने के कारण, जिसको स्कैट्स कहते हैं, लेग में इदीमा हो जाता है, फिर स्पाइडर नेवी देखने लगते हैं, पाल्म में क्या होता है? छोटे 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 माइक्रोवेस्कुलर ये हेमाटोमा होने लगता है, या हेमोलाइसिस कह सकते हैं। ठीक है। ये सब सिम्टम मेनली देखने को मिलेगा। फिर कमजोरी, ये सब तो आम है। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो कंप्लीट अल्कोहल को कंजप्शन को रोकना होगा।
इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड देके। अगर क्रोनिक डैमेज हुआ है सिरहोसिस, तो पहले उसका क्या करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे। कैसे डायग्नोसिस करेंगे, तो बायोप्सी से, और फिर उसको ट्रांसप्लांट करवाएंगे। अगर सिरहोसिस हो गया तो ये इरिवर्सिबल होता है, तो फिर लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज में। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज क्यों होता है, तो ये मेनली उन लोगों में देखने को मिलता है जो मोटे होते हैं, ओबेसिटी का शिकार होते हैं, उनमें चर्बी ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये जो होते हैं ना, ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, ये मेनली जो अल्कोहल ना पीते हैं या जो नॉर्मल अमाउंट में पीते हैं, इसमें अल्कोहल से कोई लेना देना नहीं रहता। लेना देना किससे रहता है, फैट से रहता है। तो इसका कारण में भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि बता रही हूँ। पहला ओबेसिटी मेन रीज़न नहीं पता है, लेकिन ये सब रिस्क फैक्टर हो सकता है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपर ग्लाइसेमिडीमिया, हाइपर लिपिडीमिया, ये 5 में से मिनिमम 3 या 4 होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज कहलाएगा। इसके स्टेजेस के बारे में पहले ही बता दिए थे। इसमें भी सबसे पहले एस्टिएटोसिस होगा, फिर हेपाटाइटिस इन्फ्लामेशन होगा, फिर फाइब्रोसिस होंगे, फिर चिरहोसिस होगा। तो ये होता क्यों है, क्योंकि फैट डिपॉजिट हो जाता है लीवर में। इसमें कोई भी वायरल या अल्कोहलिक कॉज नहीं होगा। इसमें कौन सा कॉज होगा, मेटाबॉलिक कॉज, जैसे कि ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपर ट्राइग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है ना, इसमें मेनली इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो मेनली मोटे लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। RESISTANCE। ठीक है, अब जो लीवर सेल है उसमें जो इंसुलिन रिसेप्टर होता है, वो मेनली रेजिस्टेंस करने का क्या मतलब है कि लेस रिस्पॉन्सिव हो जाएगा इंसुलिन के लिए, जिसके कारण फैट का स्टोरेज बढ़ जाएगा, फैट का ऑक्सीडेशन घट जाएगा लीवर में, जिसके कारण क्या हो गए, फैट का सिक्रिएशन कम हो जाएगा, जिसके कारण डिपोजिशन ज़्यादा हो जाएगा, और इसको क्या कहेंगे, एस्टिएटोसिस। ये जो फैट है वो मेनली अपना साइज इतना बढ़ा देता है कि वो जो उसका अपना न्यूक्लियस होता है उसको वो साइड कर देता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं बाय द स्प्रेड एस्टिटोसिस। इसमें लीवर कैसा अपीयर होता है, लार्ज, सॉफ्ट, येलो, गीसी। फैट मेनली हेपेटोसाइट में आने लगते हैं, डिग्रेडेशन बढ़ने लगता है। उसके बाद हाइड्रोक्सी रेडिकल क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। ठीक है, अनस्टेबल हो जाते हैं नॉन रेडिकल्स। यहाँ तक समझ, सब कुछ उसी जैसा है, सिर्फ कॉज क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। ठीक है, अब दूसरा क्या देखने को मिलेगा, एस्टेटियो हेपाटाइटिस। ये सेल डेथ होने लगता है, जिसके कारण इन्फ्लामेशन होता है, और इसी को कहते हैं एस्टेटियो हेपाटाइटिस। ठीक है, ये यहाँ तक समझ गए। इसका कारण अल्कोहल नहीं है, क्योंकि ये नॉन अल्कोहलिक एस्टेटियो हेपाटाइटिस है, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाएगा, नास। जब हम अल्कोहलिक में पढ़ रहे थे तब सिर्फ एस्टेटियो हेपाटाइटिस था, लेकिन ये नॉन अल्कोहलिक है, इसलिए नास हो जाएगा। तो पहला स्टेज क्या था, तो पहला स्टेज था हमारा एस्टिएटोसिस, दूसरा क्या हो गया, नास हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हिस्टोलॉजिकली देखेंगे तो इसमें भी मेलोरी डेंकबोदिन मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा, तो हेपेटोसाइट के साइटोप्लाज्म में मिलेगा। अब ये जो डैमेज हेपेटोसाइट है ये अट्रैक्ट करेंगे न्यूट्रोफिल को, और न्यूट्रोफिल के कारण क्या होगा, अगर ये इन्फ्लामेशन क्रोनिक हुआ तो हमारा जो सैटेलाइट सेल होता है, एस्टेलाइट सेल, वो धीरे धीरे क्या होगा, अपने आप को मायोब्लास्ट में चेंज करेगा। मायोब्लास्ट से क्या होगा, वो कोलाजन से क्रिएट करेगा, कोलाजन के कारण फाइब्रोसिस होंगे,
और यही कंटिन्यू रहा तो सिरोसिस हो जाएगा। तो इसके पूरे ऐसे इवेंट आपको पता चल गया। सिम्टम की बात करें तो एडवांस एज में स्टार्टिंग में तो कोई भी सिम्टम नहीं होता है, लेकिन एडवांस एज में आपको क्या देखने को मिलेगा? फैटिग, मलेस, हेपेटोमीगैली जैसे कि लीवर में इन्फ्लामेशन, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन, जॉन्डिस मिलेगा, पेट में पेरिटोनियल कैविटी एक्यूमुलेशन, पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा जिसको हम स्काइट कहते हैं। स्पाइरल नर्व भी देखने को मिलेगा, एस्पेराटेट बड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? चलिए, तो अब चलिए एक बार दोनों को फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या पढ़े थे? नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। इसमें भी एस्टिटोसिस होता है, इसमें भी एस्टिटोसिस होता है, इसमें नास होता है, इसमें सिर्फ एस्टेटोहेपाटाइटिस होता है, इसमें भी चिरहोसिस होता है, इसमें भी चिरहोसिस होता है। लेकिन अंतर क्या है? तो नॉन अल्कोहलिक में ALT ज़्यादा होता है और अल्कोहलिक में AST ज़्यादा होता है। सब बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन अल्कोहलिक में ALT ज़्यादा होता है। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो दोनों का डायग्नोसिस हम मेनली अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI से करेंगे। देखेंगे हमारा फैटी कितना बढ़ा हुआ है, बायोप्सी करेंगे सीवियरिटी ऑफ डिजीज देखने के लिए। ट्रीटमेंट में मेनली हम क्या करते हैं? तो इसका स्टेज के अनुसार ट्रीटमेंट करते हैं। मेनली जो एस्टिटोसिस होता है, मतलब लिखती हूँ, एस्टिटोसिस, स्टेटोहेपाटाइटिस, फाइब्रोसिस या चिरहोसिस। जो एस्टिटोसिस और स्टेटोहेपाटाइटिस होता है ना, ये रिवर्सिबल होता है, मतलब कि अपने आप ठीक हो जाएगा अगर इसका छोड़ दें तो। लेकिन ये जो फाइब्रोसिस होता है ना, ये इरिवर्सिबल होता है। तो गोल ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? जो रिवर्सिबल फैक्टर है उसको सही कर सकें। तो मेनली आपको पता है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है। तो पहले तो हेल्दी डाइट लेंगे, एक्टिव लाइफ स्टाइल मतलब एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद वैसा मेडिकेशन लेंगे जो मेनली ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करे। अब आते हैं लास्ट जो हमारा चिरहोसिस है। चिरहोसिस के लिए हम क्या करेंगे? तो जैसे कि होता है ना कि हमारा पैर फूल जाता है तो उसमें डायरेटिक्स देंगे, ये सब करेंगे। ठीक है, चिरहोसिस क्या है? तो ये इन द स्टेज लीवर डिजीज है। ये मेनली रिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल है। इसका जो मेन कॉज है ना, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक में अल्कोहलिक लीवर डिजीज मेन कॉज होता है, और जो नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज किसके लिए होता है? क्रिप्टोजेनिक चिरहोसिस के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? ये चिरहोसिस है ना, इसमें अगर कोई पूछेगा जो कोलाजन आता है वो कौन सा टाइप होता है, तो टाइप 1 और टाइप 3। ठीक है, जब सेल इंज्यूरी होने लगते हैं, मरने लगता है, तो ये क्या होने लगता है? जो कोलाजन होता है उसका डिपोजिशन धीरे धीरे बढ़ने लगता है, इतना बढ़ जाता है कि वो फिर स्कार बनाने लगता है। ठीक है, ये जो स्कार होता है वो मेनली इरिवर्सिबल होता है, जिसको हमने क्या टर्म दिया है? हमने टर्म दिया है चिरहोसिस। ठीक है, चिरहोसिस क्या हो गया? इन द स्टेज या लेट स्टेज ऑफ लीवर डिजीज हो गया। जितने भी रीजनरेटिव सेल होते हैं वो सब डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, और क्या का फॉर्मेशन करते हैं? नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ये नोड्यूल्स मेनली किससे सराउंडेड हो जाता है? फाइब्रोसिस या कोलाजन से। अब चलिए इसका पैथोफिजियोलॉजी जानते हैं। जैसे कि बहुत दिन तक इन्फ्लामेशन होता है या इंज्यूरी होता है, तो जो इंज्यूर्ड सेल है ना वो क्या करेगा? सेक्रिएट करेगा कैलिकैरिन और एक्टिवेट कर देगा एस्टिलेट सेल को। अब एस्टिलेट सेल एक्टिवेट होता है तो उसके कारण क्या होता है? जो स्टोर किया हुआ रहता है विटामिन ए और फैट, वो उसको लूज करने लगता है। ठीक है, और इसके कारण वो गुस्सा हो जाता है और वो सेक्रिएट करता है क्या? TGF बीटा 1, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा 1। ठीक है, जो मेनली क्या करता है? ये सेक्रेट करता है कोलाजन, और जिसके कारण फाइब्रोसिस होता है। फाइब्रोसिस के कारण स्कार होता है, और ये सबसे पहले कहाँ पर होता है? तो सेंट्रल वेन के पास होता है, तो इसको पेरीसेंट्रल ये चिरहोसिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके कारण होता क्या है? तो इसके कारण बहुत सारे
कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे कि पोर्टल हाइपरटेंशन। ये उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके कारण मेनली जो फ्लूइड होता है वो लीकेज करने लगता है, वो पेरिटोनियल कैविटी में चले जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, अस्काइट्स होता है। क्या अस्काइट्स कहा जाता है ना, पेट में पानी भर गया है, जिसके कारण वो फूल जाता है। कंजेस्टिव स्प्लेनोमेगैली हो जाती है। कभी कभी ये फ्लूइड क्या है, वहाँ चला जाता है, ब्लड में चला जाता है, और उसके कारण क्या होता है, तो पोर्टल सिस्टमेटिक संत होने का डर है, क्योंकि वहाँ पर वेनस प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। इसके कारण क्या होगा, जो हमारा किडनी है उसमें वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, और जो ब्लड फ्लो हो रहा है किडनी का वो कम हो जाएगा, जिसके कारण फिल्ट्रेशन कम होता है। तो अब इसके बाद क्या हो सकता है, हेपेटोरेनल फेल्योर हो सकता है। मतलब कि फाइब्रोसिस में प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है, जो ब्लड होता है जो हेपेटिक सर्कुलेशन से जाता है उसमें क्या हो जाता है, मेनली वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, नंबर ऑफ वेन्स क्या हो जाते हैं, कमने लगते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड कमने लगता है, जिसके कारण जो टॉक्सिन है ना, मेनली अमोनिया, वो ब्रेन तक चला जाता है, जिसके कारण हेपेटिक इंसेफेलोपैथी भी होता है। ठीक है, और इसके कारण जो सिम्टम दिखते हैं ना, उसमें क्या सिम्टम है, तो उसका सिम्टम का नाम है एस्टेरिक्सिस। इसको हम फ्लैपिंग ट्यूमर भी कहते हैं। क्या, फ्लैपिंग ट्यूमर। इसमें क्या होता है ना, जैसे कि कोई पेशेंट है वो अपना ऐसे पाल्म ऊपर करके सीधा स्ट्रेस किया है, ठीक है। अब जो डॉक्टर है उसको क्या करेगा, एक बार पीछे करेगा, तो वो पाल्म क्या है, अपने आप 5-6 बार फ्लैप करेगा, और वो एसिमेट्रिक भी हो सकता है, एसिमेट्रिक भी हो सकता है। तो इसी को कहते हैं एस्टेरिक्सिस, जो मेनली हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में देखने को मिलता है। इसमें मेनली होता क्या है, जो हमारा ईस्ट्रोजन है वो ब्लड में हाई हो जाता है, जिसके कारण गायनेकोमैस्टिया देखने को मिलेगा, और स्पाइरल एंजियोमाता हो जाता है, जिसको हम स्पाइरल ने भी ब्लड आपका स्टोमक में मेनली इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, पाल्मरीलैथेमा, पाल्म में छोटे 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 क्या देखेंगे, ऐसे ब्लड की तरह देखेंगे। मैं बताती हूँ, इस तरह से मान लीजिए हमारा पाल्म है, तो इस तरह से छोटे 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 माइक्रोवेस्कुलर हेमोलाइसिस दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब मान लीजिए कि हमारा जो बिलिरुबिन है उसका कंजुगेशन कमता है, तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है, जिसके कारण जॉन्डिस हो सकता है। ठीक है, एल्बुमिन का प्रोडक्शन कमेगा, जिसके कारण हाइपोएल्बुमिनिया हो जाएगा। क्लॉटिंग फैक्टर कमेंगे, जिसके कारण कोगुलेशन इशू होंगे, जैसे कि ब्लड ब्रूसिंग हो जाता है इजली, विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक है, और भी क्या हो सकता है, वेट लॉस, वीकनेस, फैटीग, ये सब देखने को मिलेगा। कभी कभी ईचिंग भी होता है। अगर हेपेटिक इंसेफेलोपैथी हुआ है तो कन्फ्यूजन होगा। डायग्नोसिस क्या करेंगे, तो डायग्नोसिस जो होता है वो लीवर बायोप्सी से, लैब टेस्ट में हम देखेंगे बिलिरुबिन बढ़ा हुआ तो नहीं है, AST, ALT, ALP, GGT बढ़ा हुआ तो नहीं है, AST और ALT में ज़्यादा कौन बढ़ा हुआ है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तो नहीं है। ट्रीटमेंट तो ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, अगर अल्कोहल ले रहा है तो अल्कोहल को स्टॉप करने कहेंगे। हेपेटाइटिस है तो एंटीवायरल देंगे। एडवांस हो गया है तो हम लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सिरोसिस। चलिए अब रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट में अल्कोहलिक लीवर दीजिए और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर दीजिए। मेनली आपको पता है फैटी लीवर डिजीज 2 पार्ट में चेंज हुआ था, अल्कोहल के कारण और जो अल्कोहल नहीं पीते हैं। तो सबसे पहले अल्कोहल जो पीते हैं, जो अल्कोहल पीते हैं उनमें मेनली 3 स्टेजेस देखने को मिलता है। पहला, फैट डिपॉजिट हो जाना, जिसको एस्टिएटोसिस कहते हैं। दूसरा, फैट डिपॉजिट हो जाने के कारण जो उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाता है हेपेटोसाइट में, उसको कहते हैं अल्कोहलिक हेपाटाइटिस। और तीसरा, चिरहोसिस हो जाना। ठीक है, तो एक करके डील करते हैं। जो हमारा अल्कोहलिक हेपाटाइटिस एस्टिएटोसिस है, इसका मतलब है फैटी लीवर, मतलब कि लीवर में फैट का डिपॉजिट हो जाना। ये भी 2 तरह का होता है। अगर छोटे 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 डिपॉजिट हुए हैं तो उसको माइक्रो वेसिकुलर कहेंगे, और बड़ा ड्रॉपलेट डिपॉजिट हुआ है तो उसको मैक्रोवेस्कुलर कहेंगे। मतलब 3 mm से कम और 3 mm से ज़्यादा। ठीक
ठीक है। ये मेनली सेंट्रल लोबुलर को पहले इफेक्ट करता है, ये रिवर्सिबल होता है। एक बार अल्कोहल छोड़ देंगे तो ये अपने आप सही हो जाएगा। अल्कोहलिक हेपाटाइटिस, इसमें मेनली क्या होता है, हमारा जो ये लीवर है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसको हम कहते हैं बेलोनिंग डिजेनरेशन। इसमें मेनली न्यूट्रोफिल देखने को मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, लोब्यूल पेरीवेनुलर या पेरीपोर्टल फाइब्रोसिस, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं। ये मेनली होता कहाँ है, तो ये होता है स्पेस ऑफ दिस सी, गलती से लिखा गया, यहाँ पर हो जाएगा DISS, ठीक है। और मेनली पाया जाता है क्या, तो आप कुछ मात्रा में स्नोफिल देखिएगा। और एक बोदी है जो मेनली आपको देखने को मिलेगा हेपेटाइटिस में, वो है मेलोरी हाइलाइन बोदी। तो ये मेलोरी हाइलाइन बोदी आपको कहाँ कहाँ देखना मिलेगा, इसका निमोनिक्स एक अलग बना लिए हैं। इसका नाम है, निमोनिक्स का नाम है न्यू इंडियन वॉच। कहीं पर भी अगर मेलोरी हाइलाइन बोदीज का है तो ये याद रखिएगा कि जो नए इंडियन है वो वॉच पहनते हैं। तो निमोनिक्स का फुल फॉर्म क्या होगा, न्यू से एन, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, आई से इंडियन चाइल्डहुड चिरहोसिस, W से विल्सन डिजीज, A से अल्फ़ा AT डिफिशियंसी मतलब अल्कोहलिक लिवर डिजीज, उसके बाद T से ट्यूमर ऑफ द लिवर, मेनली कौन सा, हेपेटोसिलर कार्सिनोमा, C से क्रोनिक कोलेस्टेटिक, H से हेपेटिक या प्राइमरी बिलियरी चिरहोसिस, सेकेंडरी नहीं प्राइमरी। इन सब में आपको मेलोरी बोदीज देखने को मिलेगा, ठीक है। मेलोरी बोदी होता क्या है, तो कुछ हेपेटोसाइट में आपको स्नोफिल देखने को मिलता है, उसी को कहते हैं मेलोरी हाइलाइन बोदी। अब अल्कोहलिक सिरोसिस, ये इरिवर्सिबल स्टेज होता है और इसमें मेनली ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। इसमें जो नोड्यूल्स होते हैं वो मैक्रो या माइक्रो, वही 3 mm से कम 3 mm से ज़्यादा, गलती बोला गया था, सॉरी। ये जो माइक्रो और मैक्रो वेसिकुलर है, तो माइक्रो वेसिकुलर कब हो जाएगा, जब जो ये फैट ड्रॉपलेट रहेंगे वो छोटे छोटे रहेंगे, और मैक्रो जब फैट ड्रॉपलेट बड़े बड़े हो जाएंगे। कुछ तो इतने बड़े हो जाते हैं कि जो हमारा लीवर का हेपेटोसाइट का न्यूक्लियस है उसको सेंटर से साइड में कर देते हैं। और इस चिरहोसिस में मेनली क्या देखने को मिलेगा, नोड्यूल्स, कुछ 3 mm से कम और कुछ 3 mm से ज़्यादा, ठीक है। होल लीवर अगर टफ हो जाएगा और पेल स्काल टिश्यू बन जाएंगे तो उसको हम कैसा चिरहोसिस कहते हैं, लिनेक्स चिरहोसिस कहते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ये उन लोगों के लिए जो अल्कोहल नहीं पीते हैं, इसमें मैन और वुमेन इक्वली इफेक्ट होते हैं, लेकिन जो हमारा अल्कोहलिक लिवर डिजीज है उसमें मेन ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। लेकिन क्या ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, नहीं। देखिए मेनली मैन और वुमेन में मैन ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा अल्कोहल होता है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज होता है। लेकिन वुमेन लोग कम पीती है लेकिन ज़्यादा सेंसिटिव होती है अल्कोहल से रिलेटेड, मतलब जल्दी उनको अफेक्ट करता है, ठीक है। अब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, ये मेन और वुमेन दोनों को इक्वली अफेक्ट करता है। ये मेनली इसका एसोसिएशन होता है ओबेसिटी से, डिस्लिपिडीमिया से, हाइपर इंसुलिनिमिया से और इंसुलिन रेजिस्टेंस से। इसमें मेनली क्या देखा जाता है, तो वही हेपेटिक स्टीरोसिस, उसके बाद नास और उसके बाद सिरहोसिस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में क्या देखेंगे, तो ये मेनली मोस्ट कॉमन कॉज होता है क्रिप्टोजेनिक चिरहोसिस के लिए, और मतलब कि आइडियोपैथिक जिसका नॉन हो कॉज, और ये बाद में हेपाटाइटिस सी भी करता है। लेकिन जो हमारा ये अल्कोहलिक लिवर डिजीज है ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है चिरहोसिस के लिए, ठीक है। अब डायग्नोसिस करेंगे तो डायग्नोसिस में लिवर बायोप्सी करना पड़ेगा, किसके लिए, तो नास के लिए, ठीक है। और AST ALT लेवल देखते हैं क्लिनिकली, तो ये मेनली इसमें क्या होता है, एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज अगर रहा तो डेथ के कारण बन सकता है। चलिए अब वापस PPT पे आते हैं, क्या कह रहा है, इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज, वायरल हेपाटाइटिस, बिलियरी ट्रैक्ट और हेमोक्रोमेटोसिस। हेमोक्रोमेटोसिस क्या होता है, जैसे कि बिलिरुबिन, जैसे कि हेम है जो टूटता है, बिलिरुबिन और आयरन बाहर निकल जाता है। ये आयरन क्या होता है, फेरिटिन में एपोफेरिटिन के साथ मिलके स्टोर होने लगता है। अगर नॉर्मल स्टोर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा स्टोर ओवरलोड, जिसको कहते हैं आयरन का ओवरलोड होना, तो इसको कहते हैं हेमोक्रोमेटोसिस, ठीक है। अल्कोहलिक का क्या था, अल्कोहलिक
चिरोसिस का मोस्ट कॉमन कॉज था अल्कोहलिक, और नॉन अल्कोहलिक का कौन सा है? क्रिप्टोजेनिक या आइडियोपैथिक। कॉमेस्ट कॉज है मतलब अननोन है। विल्सन डिजीज देखने को मिलेगा और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी देखने को मिलेगा। फीचर्स क्या क्या होंगे? तो मेनली फीचर्स होते हैं तो पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगा, हेपेटोरीनल सिंड्रोम और डिटॉक्सिफिकेशन कम हो जाएगा। अभी सब ये डील किए हैं, ठीक है। फाइब्रोसिस मेनली क्यों होता है ये भी मैं बता दी हूँ, कौन सा कोलाजन होता है ये भी बता दिए हैं। अब जो पोर्टल हाइपरटेंशन है इसमें मेनली 3 चीज़ देखने को मिलता है, एस्काइट्स, कंजेस्टिव स्प्लेनोमेगाली और पोर्टोसिस्टेमेटिक शंट, ठीक है। एस्काइट्स क्यों होगा? तो एक्सेसिव फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है पेरिटोनियल कैविटी में। मेनली जो सीरस फ्लूइड में प्रोटीन कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा वो लेस देन 3 ग्राम पर DL रहेगा। कंजेसिव स्प्लेनोमेगाली क्या होता है कि वो जो बाइल जाना चाहिए बाहर वो वापस आने लगता है, जिसके कारण लीवर में चला जाता है, स्प्लीन में चला जाता है, जिसके कारण उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। पोर्टोसिस्टेमेटिक शंट जैसे कि हेमरॉयड, इसोफेगल वेरिसेस, कैपुट मेडुसा, ये सब देखने को मिलता है। मतलब कि जो हमारा वेन है ना वो डायलेटेड हो जाते हैं। उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा तो मेनली अमोनिया ये सब बाहर नहीं निकल पाएगा, जिसके कारण हेपेटिक इंसेफेलोपैथी और रेड्यूस ये एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। अगर हेपेटिक इंसेफेलोपैथी हो गया तो अमोनिया का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण मेनली न्यूरो सिंड्रोम देखने को मिलता है, जैसे कि एस्टेरियासिस, कन्फ्यूजन। अब एस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा तो हमारे ब्लड में क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाएगा तो गायनेकोमैस्टिया देखने को मिलेगा। पार्मल इराथेमा, पार में पूरा लाल लाल छोटे छोटे दिखेंगे, और स्पाइनल एंजियोमा भी देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्या है नॉन चिरहोटिक पोर्टल फाइब्रोसिस क्या होता है, या आइडियोपैथिक पोर्टल हाइपरटेंशन। ये एक कंडीशन है जिसमें कि पोर्टल हाइपरटेंशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, या मॉडरेट पोर्टल फाइब्रोसिस देखने को मिलता है, लेकिन कोई भी सिरहोसिस नहीं होता है। इसका जो एग्जैक्ट कारण है वो पता नहीं है। आइडियोपैथिक बोल दिया, इसका क्या मतलब है? एग्जैक्ट कारण पता नहीं है, लेकिन ये किसके कारण हो सकता है? इन्फेक्शन, इम्यूनोलॉजिक मैकेनिज्म या केमिकल एक्सपोजर। तो इन्फेक्शन में सेप्सिस, डायरिया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इम्यूनोलॉजिक मतलब कि HLA-DR3 के बढ़ने के कारण, और केमिकल एक्सपोजर मतलब कि आर्सेनिक, विनाइल क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, हाइपर विटामिनोसिस ए ड्रग, ये सब के कारण होता है, ठीक है। अब चलिए नॉन चिरहोटिक पोर्टल फाइब्रोसिस के बारे में अच्छा से पढ़ते हैं। अगर इसका हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर देखें तो क्या मिलेगा? इसमें मेनली जो मीडियल साइज पोर्टल वेन होता है ना उसमें फाइब्रोइलास्टोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब कि उसमें डिजीज देखने को मिलता है। ये इसका करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है क्या? तो इंटीमल फाइब्रोइलास्टोसिस ऑफ मीडियम साइज पोर्टल वेन। और भी मिल सकता है पोर्टल फाइब्रोसिस, पोर्टल वेन स्क्लेरोसिस। पोर्टल फाइब्रोसिस में इंट्रा पोर्टल होगा, ना कि ब्रीजिंग फाइब्रोसिस। ब्रीजिंग फाइब्रोसिस ये सब लास्ट में एक सारे टर्म को मैं डिस्कस करूँगी। ब्रीजिंग मतलब होता है ब्रिज बनाना, जैसे कि पोर्टल से पोर्टल जाना, सेंट्रल से पोर्टल जाना, इस तरह से किसी दो चीज़ को कनेक्ट करता है, ठीक है। लिम्फेटिक इन्फिल्ट्रेशन, पोर्टल ट्रैक इदीमा, सीडो लोबुलेशन, एट्रोपी, ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। फिगर देख रहे हैं तो फिगर में देखिए मेनली 2 चीज़ में हो रहा है ना। साइट ऑफ रेजिस्टेंस टू पोर्टल ब्लड फ्लो इन NCPV कौन कौन सा साइट होता है? तो प्री साइनोसॉइडल, साइनोसॉइड के पहले, पेरी साइनोसॉइडल मतलब साइनोसॉइडल में। प्री साइनोसॉइडल में मेनली क्या होता है? जो हमारा पोर्टल वेन है वो ठीक हो जाएगा। पेरी साइनोसॉइडल में जो स्पेस ऑफ DC है उसमें कोलाजन आ जाएंगे, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स, तो क्लिनिकल फीचर्स मेनली ये 30 से 40 साल के में होता है, मेल में ज़्यादा देखने को मिलता है। GI ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, मासिव स्प्लेनोमेगाली देखने को मिलेगा। नॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट होंगे, लेकिन
इसमें क्या देखने को मिलेगा? मासिव स्प्लेनोमेगाली। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन क्या है? चिरहोसिस फॉलोड बाई NCPF, जो अभी पढ़े। चिल्ड्रेन में कौन सा है? तो अडल्ट और चिल्ड्रेन में अलग अलग होता है। पोर्टल हाइपरटेंशन का अगर मोस्ट कॉमन एडल्ट बोले तो चिरहोसिस फॉलोड बाई NCPF, चिल्ड्रेन में तो एक्स्ट्रा हेपेटिक पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए अब आते हैं, पढ़ते हैं इन्फेक्शन।